तो स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे वन्य जीव संरक्षण। आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण का जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यान है, जंतुआलय, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो वन्य जीव संरक्षण है उसके बारे में हम आज किस चीज़ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं जंतुआलय वाला, ताकि हम दोनों पढ़ते रहें साथ में, राष्ट्रीय उद्यान साथ में जो जो चीज़ें केवल छोटी छोटी चीज़ें, और साथ में उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक है जंतुआलय। जंतुआलय, राजस्थान में जंतुआलों की संख्या है 5। राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं? 5। इसको आप याद रखें, राजस्थान में जंतुआलय जो है वो 5 है। जंतुआलय से क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछे जाते हैं उनके वर्ष, इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई है। केवल यही क्वेश्चन बनते हैं जंतुआलय से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे पहले जो जंतुआलय है वो है जयपुर जंतुआलय। सबसे पहले किसी जंतुआलय की स्थापना हुई वो कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय, जंतुआलय का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो जयपुर जंतुआलय, उसकी स्थापना हुई 1876 में। ये जो वर्ष है इसको याद रखना आपको। जयपुर जंतुआलय 1876। उसके बाद है उदयपुर जंतुआलय। उदयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना हुई 1878 में। केवल ये दो ही थे 19वीं सदी के। आपको पता है सदी किसे कहते हैं? जैसे 1800 के ऊपर जो चलता है वो 19वीं सदी है। अभी चल रही है 21वीं सदी, क्योंकि 2021 में है। अभी जैसे 2022 भी 21वीं सदी में आएगा। 2000 से ऊपर जो चलता है वो 21वीं सदी में चलता है। ये काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता है इस बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये दोनों 19वीं सदी के हैं, जयपुर जंतुआलय और उदयपुर जंतुआलय। उसके बाद बीकानेर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय। और बीकानेर जंतुआलय, इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। वर्ष ही आते हैं जंतुआलय से, जो भी केवल वर्ष जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि इस जंतुआलय की स्थापना किस वर्ष में हुई, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। बीकानेर जंतुआलय के बाद नाम आता है जोधपुर जंतुआलय का। जोधपुर जंतुआलय, और जोधपुर जंतुआलय की स्थापना हुई 1936 में। हमने पढ़े 5 जंतुआलय, ये हुए 4। अंतिम जो है वो है कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय, और कोटा जंतुआलय जो है इसकी स्थापना हुई 1954 में। ठीक है। जयपुर जंतुआलय की स्थापना हुई 1876 में। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना हुई 1878 में। बीकानेर जंतुआलय की स्थापना हुई 1922 में। जोधपुर जंतुआलय की स्थापना हुई 1936 में, और कोटा जंतुआलय बना 1954 में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आज़ादी के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद कौन सा जंतुआलय बना? वो था कोटा जंतुआलय 1954 में। या तो वर्ष पूछा जा सकता है, या फिर आज़ादी के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद कौन सा बना है? कोटा जंतुआलय, जो बना 1954 में। ये हो गए आपके जंतुआलय। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इनको आप याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि कल हमने जो पढ़े हैं, अधिनियम पढ़े हैं, जो कानून लागू हुए हैं किस वर्ष में हुए हैं, इसके अलावा जो बोर्ड हमने पढ़े, जैविक बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सबको याद कर लिया होगा आपने। वो ज़रूरी है, उनको आप याद रखें ताकि आगे धीरे धीरे आपको जो है आसानी रहे पढ़ने में। क्योंकि आप जिस दिन पढ़ाया, जिस दिन उसी दिन अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि हम वैसे भी आधे घंटे की क्लास ही लेते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज़ होती है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय उद्यान पर पूरी तरह से किसका कंट्रोल होता है? केंद्र सरकार का। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप याद रखें कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके द्वारा संचालित होता है, कौन इस पर नीतियां बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, इसके विकास का काम करेगा, कौन करेगा? केंद्र सरकार। इसको आप याद रखें कि राष्ट्रीय उद्यान का जो विकास करेगा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो जो नीतियां बनाई जाएगी वो किसके द्वारा बनाएगी? केंद्र सरकार द्वारा। पूर्णतः कंट्रोल किसके हाथ में होगा? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया जाएगा? हर जगह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजस्थान में भी 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है।
तो राष्ट्रीय उद्यान को बनाने से पहले ध्यान में रखा जाता है कि उस क्षेत्र में कोई ऐसी विशेष प्रजाति होती है, उस क्षेत्र में कोई ऐसी विशेष प्रजाति होती है जो अन्य क्षेत्रों में नहीं होती है, या फिर वो प्रजाति विलुप्त होने वाली हो, या उसका संरक्षण जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो उसे केंद्र सरकार अपना संरक्षण देती है और वो राष्ट्रीय उद्यान में आ जाता है। जहाँ जहाँ पे जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ जो है शेरों के लिए, अब जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए, तो जो राष्ट्रीय जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो साइबेरियन सारस के लिए। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं होती, इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। ये जगह ये केवल यहीं पाए जाते हैं, ये जो प्रजातियां हैं केवल यहीं पे पाई जाती है, इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय उद्यान का समझ में आ गया होगा आपको, मतलब कि वे क्षेत्र जो किसी विशेष प्रजाति के लिए, विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं कि वे क्षेत्र जो किसी विशेष प्रजाति किस्म के संरक्षण के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसे बचाने के लिए बनाए जाते हैं, संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे क्षेत्र जो किसी विशेष प्रजाति किस्म के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो इसको आप समझ लें इस परिभाषा को, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, और आपको आगे चल के बताएंगे कि हर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव प्रसिद्ध हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, और वे क्षेत्र जो किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जो कौन कंट्रोल करती है? केंद्र सरकार। अब राष्ट्रीय उद्यानों में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, और इनकी जगह पूछी जा सकती है, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई ये पूछा जा सकता है, किस वर्ष इनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, ये चीज़ें हमें पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ये वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्हें वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाता है, इसके बाद फिर इनकी विशेषता के आधार पर इनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, क्योंकि पहले क्या होते हैं? वन्यजीव अभयारण्य ही होते हैं। अब बात करते हैं अपन करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। हमने पिछली कक्षा में एक पढ़ा था कि जब संविधान लागू हुआ तो ये किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। उसके बाद हमने पढ़ा कि राज्य जो है राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण जो कानून बना, जो नियम है, जो अधिनियम, वो किस वर्ष में बना? 1951 में। कब बना? 1951 में। क्या नाम था उसका? हमें भूलना नहीं है उसको। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। हमें ये वर्ष याद करने हैं, काफ़ी बच्चों ने कर लिए होंगे, और जो केवल कमियां निकालने वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1951 में। कब लागू हुआ? 1951 में। इसके बाद राजस्थान वन्य जीव बोर्ड, कल मैंने बताया था राजस्थान वन्य जीव बोर्ड कब? 1955 में। कब हुई इसकी स्थापना? राजस्थान वन्य जीव बोर्ड मैं इसलिए बार बार लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, अगर आपने नहीं भी किया हो तो भी आपको क्लिक कर जाए। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1955 में। जब इनकी स्थापना की गई, इनकी स्थापना किस लिए की गई? कि आप निर्धारित करें क्षेत्र को, आप जो है ऐसे क्षेत्र बनाएं जिनसे हम शिकार पर, तस्करी पर प्रतिबंध लगा सकें। तो इसके बाद राजस्थान वन्य जीव बोर्ड ने 1955 में वन्य जीव अभयारण्य बनाना या जगह, क्षेत्र जो है जोन जो निर्धारित करना शुरू किया। तो राजस्थान वन्य जीव बोर्ड ने 1955
1955 में रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की। कब की? 1955 में, जब राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की स्थापना भी उसी वर्ष में हुई, और उसी वर्ष में इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की। याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया अभी तक। अभी तक क्या बनाया है? वन्य जीव अभयारण्य बनाया है। मैं इसको बैठा देता हूं। तो राजस्थान वन्य जीव बोर्ड द्वारा 1955 में किसकी स्थापना की? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की, अभयारण्य की। ठीक है। इसके बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है, और यह भी इंपॉर्टेंट है स्थापना कब हुई। दोनों ही वर्ष आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। स्थापना वर्ष कौन सा था? 1955। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया किसे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। तो आपको याद रहना चाहिए आपको कि 1955 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, और उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1 नवंबर 1980 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला क्या है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, इसे कब बनाया गया? 1955 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1980 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने इससे पहले बात की है कि जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा वो सभी को नहीं बनाया जाएगा, उनमें कोई खास बात होगी तभी उसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं जो अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में इसकी तुलना में कम पाए जाते हैं? वो है बाघ। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। बाघों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। किस चीज को ध्यान में रख के इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, इनमें रहने वाले बाघों के नाम भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी और चीजें, खासियत वाली चीजें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हम सीधा डिफिकल्ट पर जाते हैं, और एग्जाम में जब इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाता है, वो हमें याद ही नहीं है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इजी टू हार्ड। सबसे पहले हम जो सिंपल चीज़ें हैं उनको याद कर लेंगे, और जो वापस हम इन चीज़ों की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम उनकी तैयारी भी साथ में करेंगे। लेकिन ये छोटी जो चीज़ें हैं, इनकी स्थापना, ये क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, वो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए, ताकि हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें और उन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहले हम जो तीनों राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, हम सबसे पहले इनके बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, और फिर बाद में वापस इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। इन्हीं क्लासों में हम वापस पढ़ेंगे, और फिर इनके ऐसे क्वेश्चन या ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डीपली इनको और पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत कम मात्रा में पूछे गए हैं, पर वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इनके बारे में साधारण चीज़ें हैं, वो चीज़ों की हम पहले चर्चा करेंगे, इन तीनों के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और चीज़ के बारे में याद रखें, एग्जाम में पूछी गई है, वो है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है इको इंडिया डेवलपमेंट इको इंडिया
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस लाइन को आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। किससे संबंधित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। कौन सा? इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। ये हो गया पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा संचालित है? किसी न किसी ने तो इसे कंट्रोल किया होगा, ऐसे ऑटोमेटिकली तो नहीं चला होगा। तो इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा संचालित था? विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक जो है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, उसके द्वारा संचालित है। समझ में आ गया? इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा संचालित किया गया? विश्व बैंक के द्वारा संचालित किया गया। अब ये भी पूछ लो, मान लो कि वो कितने वर्षों का था? 6 वर्षों का। कब से कब? 1998 से 2004। ठीक है, इसको आप याद रखें, ध्यान से देखें। कई बार ये जो चीज़ें अपन भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल इसी में हुआ है राष्ट्रीय उद्यान में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात, इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। किसके द्वारा संचालित किया गया? विश्व बैंक द्वारा संचालित किया गया था। कब किया गया था? 1998 से 2004 तक इस राष्ट्रीय उद्यान के डेवलपमेंट के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ही ली है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, फिर बाद में और बताऊंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर राष्ट्रीय उद्यान की पूछे तो सबसे बड़ा ये है, और अगर अभयारण्य की पूछे तो मरु उद्यान जैसलमेर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें प्रचलित है जो बहुत बेसिक है, इनका तो पता होना ही चाहिए आपको। सबसे पहले जोगी महल। क्या आता है एग्जाम में? काफ़ी एग्जाम में आया हुआ कि जोगी महल कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले ये नाम का ही देख लेते हैं, रणथंभौर दुर्ग। नाम से वैसे पता चल ही जाएगा, इतने तो आप समझदार हैं सब लोग। रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके अलावा है जोगी महल। कौन सा महल है? जोगी महल। ठीक है। तीसरा जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। रणथंभौर दुर्ग है, जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इसके अलावा कुछ तालाब हैं, जैसे पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब। इसके अलावा एक आता है भालपुर झील। लोहपुर, इसके अलग अलग नाम है, एक नाम लोहपुर भी है, अलग अलग नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों कहाँ पे हैं? या फिर एक ही, ये एक ही झील है, लेकिन इसका नाम जो है ये कई एग्जाम में भालपुर और कहीं पर लोहपुर झील। कहाँ पर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद हम बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। हम इन चीज़ों से और क्वेश्चन बनाएंगे और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के
दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों का तो आपको पता होना ही चाहिए। अब दूसरी चीज़ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी विहार, दो नाम है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे है? भरतपुर में। भरतपुर में कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार। अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इन्हें वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? ये भी उसी द्वारा हुई, राजस्थान वन्य जीव बोर्ड द्वारा हुई, जिसकी स्थापना, खुद की स्थापना 1955 में हुई थी। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की 1955 में की थी। इसकी स्थापना की थी 1956 में, एक साल बाद 1956 में राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा स्थापना की गई इसकी। ठीक है, कब की गई? 1956 में, वन्य जीव अभयारण्य के रूप में। भूलना नहीं है आपको स्थापना को। स्थापना कब हुई वो वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घना पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? 1956 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 27 अगस्त 1981 में। आपको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, इस चीज़ के भरोसे नहीं रहना है, याद करने के लिए कि जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 55 में हुई, इसकी 56 में हुई। वो राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना और एक कब बना? 1981 में, 27 अगस्त 1981 को। ठीक है। तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कहां पर? राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है राजस्थान में। हम पढ़ रहे हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कहां पर है? भरतपुर में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 27 अगस्त 1981 को इसे क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे बात करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार। भरतपुर। मैंने पहले बताया आपको कि जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाया, इसी किस खास चीज के लिए उसे बनाया गया? वो था बाघ के लिए। किसके लिए बनाया गया? बाघ के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए उसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। उसी तरह केवलादेव किस चीज के लिए? साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध। और यहां पर एक बात ध्यान रखें, कदम्ब के वृक्ष। किसके वृक्ष? कदम्ब के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। कदम्ब के वृक्ष, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कदम्ब के वृक्ष के लिए कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में। ठीक है। आप रणथंभौर में एक चीज और नोट कर लीजिए, वो एक लाइन रह गई। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो धोंक व ढाक वृक्ष के लिए, क्योंकि हर एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अलग क्षेत्र में है थोड़ा, इसीलिए वहाँ जो वृक्ष हैं वो भी अलग प्रकार के हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो धोंक और ढाक के लिए, ये दोनों वृक्ष हैं, धोंक और ढाक, इसके लिए। और जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो किसके लिए? कदम्ब के लिए। किसके लिए? कदम्ब के लिए प्रचलित है। कदम के वृक्ष यहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, साइबेरियन सारस तो आता ही है, इसके अलावा जो इसका नाम है वो भी एक नामकरण जो है वो भी किसी न किसी चीज़ की वजह से किया गया है। जैसे जो केवलादेव है वो क्यों रखा गया इसका नाम? केवलादेव रखा गया है, यहाँ पर शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। उसका नाम है केवलादेव शिव मंदिर। क्या नाम है? केवलादेव शिव मंदिर।
शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है? केवलादेव शिव मंदिर। इसी कारण इसका नाम क्या है? केवलादेव घना पक्षी विहार। अब पक्षी विहार नाम क्यों है? क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की आश्रय स्थली। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पक्षी आते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की आश्रय स्थली। पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की आश्रय स्थली। ठीक है। केवलादेव घना पक्षी कहाँ विहार कहाँ पे है? भरतपुर में है। दूसरी चीज है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, यहाँ पर किस प्रकार के कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? वो है कदम्ब के वृक्ष। याद रखें, कदम्ब के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव नाम क्यों रखा गया इसका? किस वजह से रखा गया? यहाँ पर है केवलादेव शिव मंदिर। और इसे घना पक्षी विहार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ पर साइबेरियन सारस तो आते हैं जिसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसे पक्षियों की आश्रय स्थली भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज योजना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किस लिए इसे बनाया गया? वो है पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के विकास के लिए। स्वर्णिम त्रिभुज योजना जो है किसके लिए? पर्यटन के विकास के लिए। पर्यटन के विकास के लिए 3 जो है मुख्य पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ा गया है। वो तीनों हैं दिल्ली, जयपुर और आगरा। दिल्ली, जयपुर और आगरा। दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों को जोड़ा गया है। किस लिए जोड़ा गया है? पर्यटन के हिसाब से, क्योंकि ये तीनों जगह पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण है और पर्यटकों को घूमने में आसानी रहे, इसीलिए इन्हें तीनों को आपस में जोड़ा गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? स्वर्णिम त्रिभुज योजना के अंतर्गत इन तीनों को जोड़ा गया है। ये है NH-21, NH-44 और NH-48। इनको आप याद रखें। जयपुर से दिल्ली NH-48, दिल्ली से आगरा NH-44 और जयपुर से आगरा के बीच है NH-21। ये तीनों जोड़े गए हैं। इन तीनों के बीच में पर्यटन स्थल आते हैं। दिल्ली अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, आगरा है और उसी तरह जयपुर भी है। जब जयपुर से आगरा के मध्य हम जाते हैं तो आता है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर। तो हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो किस राजमार्ग पर स्थित है? वो है जयपुर आगरा। ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस राजमार्ग पर है, नाम नहीं दे राजमार्ग का। और जयपुर आगरा, जयपुर दिल्ली, अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो हमें याद रखना है वो है जयपुर आगरा के मध्य में NH-21, क्या नाम है? नेशनल हाईवे 21 पर स्थित है। जयपुर से आप निकलोगे तो दौसा आएगा, दौसा के बाद आएगा भरतपुर और वहीं पर क्या है? घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। और आगरा, इसके भरतपुर के बाद आएगा आगरा। तो ये कौन से राजमार्ग पर है? NH-21, नेशनल हाईवे 21 पर है केवलादेव घना पक्षी विहार।